हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके सर हाजिर हो चुका है एक बहुत ही शानदार गदर सेशन के साथ, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हालांकि जो हमारे गदर सेशन होते हैं ये बच्चों लाइव होते हैं, और अभी अगर तुम ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो तुमको शायद ये बात मालूम होगी कि आज हमारा 24 मार्च को गदर सेशन था, जिसमें हमारे सेशन के एल लग गए। एल का मतलब यहाँ पर लैग लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा सेशन लैग हो रहा था क्योंकि यूट्यूब का कुछ ग्लिच था, जिसकी वजह से हुआ ये कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला जो चैप्टर है वो तो मैंने जैसे तैसे कंप्लीट किया, लेकिन उसके आगे की जो बातें थी, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो रह गया था। वैसे तो मैंने बोला था कि मैं बहुत ही जल्द फाइनल रिविजन लेकर आने वाला हूँ पूरी की पूरी कंप्लीट फिजिक्स का इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वो कब आने वाला है वो ये तो बात तय है कि आए के रहेगा, जरूर आके रहेगा। कब आने वाला है वो किसी भी दिन आ सकता है, तुम लोगों को बस मैं बता दूंगा। तो सारे के सारे बच्चे, मैं पहले कहूंगा कि हर एक बच्चा अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम इस चैनल पे नए हो, वरना वो एक लौता ऐसा सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों फाइनल रिवीजन का, जिससे मैक्सिमम सारी की सारी बातें वही होंगी जो तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाली, वो सारी की सारी बातें कवर कर लेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा अगर 0 पर भी है ना और फिजिक्स में वो 70-80 नंबर भी लेकर आना चाहता है तो वो सेशन को लगाकर लेकर आ सकता है। ठीक है, तो वो करेंगे। फिलहाल अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो भाई मैं आपको पहले बता दूं कि 7 नंबर का मतलब हमारे 7 क्वेश्चन आए थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर से, 12 और 10 क्वेश्चन आए हमारे, 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 10 आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और हर साल लगभग इन तीनों चैप्टर से मिला के 3 सवाल आते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप है। ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइप 1 में आपको करा चुका हूं। मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये तीनों टाइप ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर तुमको ये नहीं मिल रहा तो मैं बता दूं, इसी वीडियो पर तुम जब जाओगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करवा दूंगा, या फिर तुम जब इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाओगे तो तुमको मेरा वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब उसके आगे के जो 3 टाइप है, टाइप 4 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ये मैं तुमको कराने वाला हूं। यहां से गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और ऐसे ट्रिक्स मैं तुमको इस सेशन में भी बताऊंगा और आगे आने वाले सेशन में भी बताऊंगा, जो फिजिक्स तुम्हारी बड़ी आसान कर देगी। तो बस तुमको बस करना है इतना सा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, जितना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बस तुम उतना कर लो। देखो मैं चाहता तो यार मैं रिकॉर्डिंग नहीं करके फाइनल रिविजन में भी करा देता, लेकिन मुझे यार अंदर से गवारा नहीं हुआ कि यार बच्चों के साथ में थोड़ी सी भी अपने साइड से 1% की भी कमी छोड़ दूं। तो अभी मैं फौरन तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये अभी टाइप 4 हम करेंगे, फिर टाइप 5 में हमारा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कवर करेंगे, और टाइप 6 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैक्सवेल, ये सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो टाइप 1 ऑलरेडी हो चुका था, हम सीधा सीधा हम आ जाते हैं भाई टाइप 3 के ऊपर। ठीक है, चलो भाई साहब चलते चलो। कहां गया आजा भाई, काफी बातें तो मैं तुमको पढ़ा चुका था ना। देखिए, तो टाइप 4 यहां से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ये वो टॉपिक है जिससे हर साल एएमआई वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर रखा हुआ होता है। तो तुम सब बच्चों के भी हर शिफ्ट के अंदर रखा हुआ होगा। ठीक है, तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। 2026 में बोला जा रहा है एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.2 टेस्ला है, और अब उस लूप को आपने एक स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया और इतने टाइम में कन्वर्ट करा है, तो बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा। ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। सॉलिनॉइड के दे दी, उसकी लेंथ दे दी, उसके नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए, और कहा जा रहा है कि उसके अंदर तुमने क्या करा, उसके अंदर तुमने एक लूप ला के रखा जिसकी रेडियस इतनी है और उसको घुमाना शुरू कर दिया। तो बताओ भाई उसके अंदर कितनी आरएमएस करंट डेवलप हो गई होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस साल रखे हुए थे और बच्चों को काफी टफ लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं बड़े आसान लगेंगे। छोड़ के मत जाना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना तो एटलीस्ट कर लो, है ना। 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा का ये वीडियो होगा नहीं, तो इसके अंदर तुमको कम से कम 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से तुम्हारे पेपर के अंदर रखे होंगे, गारंटी है। तो इसको जरा अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो क्या होता है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स ध्यान से देखिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? फाई से। हाँ, तो देखो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर मैं कोई भी सर्कुलर लूप लेकर आ जाता हूं, या फिर कोई भी एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है लाइक दिस, इस टाइप से मैं लेकर आ गया, तो इसका एरिया वेक्टर अगर मैं दिखाऊंगा तो देखो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर मैं दिखाऊंगा तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो एरिया वेक्टर
जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में हमारा जो एंगल आता है वो एंगल आता है हमारा थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया और साथ में यहां पर थीटा आ गया कॉस थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो हो जाएगा भैया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी भैया? तो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। इसको हम WB सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल भाषा में अगर बोले तो ये हमें बताता है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं किसी सरफेस से। इतना हो गया। अब यहां पर हम लेकर आते हैं फेराडे लॉस को, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहां से शुरू होता है, फेराडे लॉ। तो फेराडे भाई साहब ने क्या बोला? फेराडे भाई साहब ने बोला कि अगर कोई भी आपका क्लोज्ड लूप, जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं, अगर वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए, या फिर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो अगर टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाए तो उस लूप के अंदर करंट आ जाती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। समझ रहे हो? तो मतलब सिंपल तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके करंट बना सकते हो। ये बात किसने बताई? ये फेराडे ने बताई। तो उन्होंने एक इक्वेशन दे दी कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो माइनस का d∅dt होगा। d∅dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहां पर माइनस का जो साइन आ रहा है वो माइनस का साइन आ रहा है लेंस की वजह से, लेंस लॉ की वजह से। लेंस लॉ क्या होता है वो भी मैं अभी आगे तुमको पढ़ाऊंगा। अब जरा मुद्दे की बात यह है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है भाई? इसको डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी अगर मैं लिख रहा हूं तो फाई का मतलब बी ए कॉस थीटा। तो हम कैसे कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं? ये तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, ये तो एरिया को चेंज कर दो, ये तो थीटा को चेंज कर दो। अगर टाइम के साथ साथ इन तीनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारे उस लूप के अंदर ईएमएफ आ जाएगा, करंट आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बस ये तुमको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए, देख लीजिए। और अब आगे तुमको और बताऊं, चलो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इससे रिलेटेड और काफी बातें आती हैं, जैसे कि अगर मैं एक सर्कुलर लूप लेकर आ जाऊं, या फिर चलो सर्कुलर नहीं, स्क्वायर लूप ही हम लेकर आ जाते हैं। और इस स्क्वायर लूप को अगर मैंने मान लो ओमेगा वेलोसिटी से घुमाना शुरू कर दिया, तो अभी तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था, है ना। और मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा था, तो इनके बीच में एंगल थीटा था। अब क्योंकि ये हमारा ये जो लूप है भाई, अगर ये मान लो ये हाथ मेरा लूप है और ये जो पेन मैं आपको दिखा रहा हूं ये एरिया वेक्टर है, तो अगर ये लूप घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ लगातार थीटा चेंज होगा, और अगर थीटा चेंज हुआ तो फिर हमारी करंट आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आप देखो तो मैं पहले लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं तो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, और थीटा को हम एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम भी बोलते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आया बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर ईएमएफ चाहिए तो क्या कर दो सर जी? डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? बी ए तो एज इट इज रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा आगे मल्टीप्लाई में आएगा और माइनस का साइन भी आएगा, और एक माइनस का साइन पहले से चल भी रहा था। तो हमारा जो ईएमएफ आया सीधी सी बात है वो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। अब अगर इस कॉइल के अंदर ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स एन थे तो एन से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा एन डब्ल्यू ए बी साइन ओमेगा टी। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं यार मैक्सिमम ईएमएफ बताओ, मैक्सिमम ईएमएफ, तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगा भाई? जब हमारा साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि 1 होती है, तो यहां से मैक्सिमम ईएमएफ कितना आएगा? एन डब्ल्यू ए बी के बराबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब एन डब्ल्यू ए बी की जगह पर हम मैक्सिमम ईएमएफ लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा ई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये निकल कर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारी करंट जनरेट हो गई है ना, अभी वैसे तो ईएमएफ आया है, लेकिन अगर मैं क्या करूं इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करा दूं तो ये क्या हो जाएगा? करंट आ जाएगी। तो ये जो हमारी करंट जनरेट हुई है, देखो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। जो यहाँ पर साइन का ग्राफ है ना, तो देखो ईएमएफ वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर ली विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इतना हो गया। अभी इतने नहीं, अभी और सुनिए। यहां पर अगर मान लो कि एक हमारा इस टाइप से कंडक्टिंग रेल्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना। देखो कंडक्टिंग रेल्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कंडक्टिंग रेल्स का, या फिर इसको हेडिंग हम लिखते हैं मोशनल ईएमएफ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखते हैं भाई साहब? मोशनल ईएमएफ। जी हाँ, इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ की बात हो रही है। तो यहां पर अगर मैं लेकर आया एक कंडक्टर लाइक दिस, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक कंडक्टर लेकर आया लाइक दिस,
और ये कंडक्टर को सिंपल बस ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर थी, इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में मैंने चलाना शुरू कर दिया v वेलोसिटी से, तो इस कंडक्टर के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। कैसे होगा देखो, पहली बात तो ये देखो, फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना। फर्स्ट वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बोर्ड के अंदर, सेकंड वाली मिडिल वाली फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर दी, तो थंब किधर आ रहा है, थंब मेरा आ रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर ये कंडक्टर का मेरा एंड ए है और ये कंडक्टर का एंड बी है, तो जिधर थंब आएगा वो एंड हमारा हायर पोटेंशियल पर होता है, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल हो गया और ये हमारा लोअर पोटेंशियल हो गया। तो आपसे बस इतना सा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में चल रहा है तो उसके अंदर जो करंट आएगी, आप ऐसा समझोगे वो कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करेगा, जिसमें भाई ऊपर थंब की तरफ वाला जो एंड है वो हायर पोटेंशियल और दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको अगर बैटरी की तरह दिखाना ना, तो देखो भैया हायर पोटेंशियल पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव वाले से जुड़ेगा, तो उसमें करंट ऐसे दौड़ेगी। करंट कैसे दौड़ेगी वो भी मैंने दिखा दी। अब वो आएगी कितना ईएमएफ, इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, तो उसका ईएमएफ का फॉर्मूला अगर निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यार मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा होता है। चलो ठीक है, थीटा हम यहां पर मान लेते हैं कि भाई एरिया की तो बात ही नहीं हो रही ना, तो अभी cos 0 1 करके सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया लिख रहे हैं। अब आगे देखो, यहां पर जब ये कंडक्टर आगे बढ़ा तो ये यहां से मान लो यहां तक पहुंच गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने माना कि उसने टी टाइम में x डिस्टेंस कवर किया, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है, इस कंडक्टर की लेंथ l है, समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू कितना एरिया कवर किया गया, l इंटू एक्स। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ईएमएफ बताओ, तो वो क्या है भाई माइनस का डी फाई बाई डी टी, तो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्या करूंगा बी एल एक्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स चेंज हो रहा है ना जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो ये यहां से हमारा निकल कर आएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी तो ये तो बच्चे को मालूम है कि ये होता है वेलोसिटी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बोलूं तो बी एल वी निकल कर आ रहा है, और या फिर अगर मैं साइन थीटा मतलब कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखता तो डिफरेंशिएट होकर वो साइन थीटा बन जाता, तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता बी वी एल साइन थीटा, ये भी कहते हैं। या फिर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये जरा अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ये हमारा मोशनल ईएमएफ की बात हो गई, ठीक है। अगर थीटा 90 है, मतलब इतना ध्यान रखना कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में और लेंथ वाई एक्सिस में, तीनों हमारी आपस में परपेंडिकुलर है तो ही ईएमएफ आएगा, ठीक है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया बताओ करंट कितनी आई, तो करंट का फॉर्मूला ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो हमारा ईएमएफ इज बी वी एल अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट आ गई, इतना हो गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, करंट आ चुकी है हमारी बी वी एल बाई आर। अब आगे और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, फोर्स पूछी जा सकती है, फोर्स पूछी जा सकती है। ये सवाल आ चुका है कि भाई अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को तुम v वेलोसिटी से चला रहे हो, सुनना ध्यान से, तो मतलब करंट नहीं थी, सॉरी, एक सिंपल कंडक्टर को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हो तो उसके अंदर करंट आ गई, और वो इतनी करंट आई है। और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, जो पीछे हमने पढ़ा है टाइप 3 के अंदर, वो आती है हमारी बिल बी आई एल। तो करंट हमारी कितनी है, करंट इज बी वी एल, तो बी और आई की जगह पर बी वी एल बाय आर इंटू एल। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय रेजिस्टेंस। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान से सुन रहे हो और रिपीट कर करके पॉज कर करके सुनना तो समझ में आएगी कि पहले कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं थी, बस वो वी वेलोसिटी से चला है, तो उसके अंदर करंट कितनी आ गई, वो ये है। अब जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो फोर्स कितनी लगेगी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। इतनी बात समझ में आ रही है। और देखो, और कहानी देखो इसकी, और क्या क्या हो सकती है। अब अगर मान लो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा लाइक दिस, और इस बार वो अब चल नहीं रहा, वो अब मान लो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उस केस में भी इसके ऊपर क्या आएगी, उस केस में भी इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये एंड हमारा ए है, ये एंड अगर हमारा बी है, तो यहाँ पर अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करूं, ये अगर ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी ऐसे आएगी,
तो फिर वही बात है, अगर मैं मान रहा हूं कि यार यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, फर्स्ट फिंगर बोर्ड के अंदर, वेलोसिटी डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, थंब, सॉरी मिडिल फिंगर, तो थंब आ रहा है मेरा ए वाले पॉइंट की तरफ, तो ए वाला हायर पोटेंशियल पर होगा, बी वाला लोअर पोटेंशियल पर होगा। और इनका ईएमएफ कैसा आएगा, तो वो पूरी की पूरी डेरिवेशन करा के डायरेक्ट बता देता हूं, वो आएगा हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अगर इसकी लेंथ टोटल क्या है, एल है, पूरी डेरिवेशन करके आएगा, सेम इसी तरीके से आएगा बी वी एल वाले फॉर्मूले से, तो ये बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आता है। अच्छे से देख लीजिए, बस क्वेश्चन पर आ रहा है। एक चीज और समझ लो, अब लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ कहा जाता है कि भैया जिसने इसको पैदा करा ये आज उसी के खिलाफ खड़ा है, जिसने इसको बनाया ये आज उसी के खिलाफ खड़ा है। मतलब होता यह है कि मान लो ये एक हमारा सर्कुलर लूप है और यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके अंदर करंट जो है वो इस तरीके से आई जा रही है, क्लियर, इसमें करंट नहीं है, उसमें करंट आई आगे की तरफ जा रही है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मान लो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आना चाहिए, लेंज लॉ को सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आना चाहिए, और अगर आएगा तो मैं उसको अपोज करूंगा। इसको भाई हर चेंज से दिक्कत है, ये नहीं कि बढ़ा रहे हो तो दिक्कत होगी, नहीं, बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, बस चेंज अगर आ रहा है तो लेंज लॉ आ जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस कंडक्टर के अंदर करंट जा रही है, तो इसकी वजह से ऊपर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी आउटवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी आउटवर्ड। और देखा गया कि करंट जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब समय के साथ साथ करंट इंक्रीज होती जा रही है। तो आपसे कहेंगे कि बताओ इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगी, तो यहां पर अब लेंज लॉ का यूज आएगा। देखो भाई, करंट अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड आ रही है ना इस लूप में, वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको इस बात से दिक्कत होगी लेंस को कि इंक्रीज क्यों हो रही है। तो अब ये क्या करेगा, ये उसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, ये उस डायरेक्शन में करंट लेकर आएगा कि बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है वो कम हो जाए। तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आए, तो ये करंट अपने अंदर लेकर आएगा इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि जब ये किसी लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी करंट होती है, तो अगर मैं यहां पर लगाता हूं राइट हैंड हमारा थंब रूल, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है। तो अगर करंट बढ़ रही है तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। अगर मान लो करंट कम हो रही होती तो फिर ये चाहता कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में लाता। ये हमारा लेंज लॉ होता है। क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपको बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब आओ जरा फटाफट इनके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा है, मतलब रेडियस दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, ठीक है। तो पहले इनिशियल हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो सर्कुलर लूप है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है कितना 0.2 पाई की जगह पर पाई, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर 49, और सेंटीमीटर को मीटर में करो तो 10 की पावर -4 भी आ गया क्योंकि स्क्वायर है। तो ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है इनिशियल फ्लक्स। कहा जा रहा है कि बाद में आपने इसी लूप को कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर लूप के अंदर, सर्कुलर लूप को स्क्वायर लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो भाई एक बात तो तय है कि इसका पैरामीटर बराबर ही होगा, मतलब 2 पाई आर और इसका स्क्वायर का 4 इंटू साइड ये बराबर होगा। तो यहां से स्क्वायर की साइड निकल कर आ रही है पाई आर बाय 2। तो अब दूसरे वाले केस में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी बी है और एरिया हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 और साइड कितनी है पाई आर बाय 2, तो वो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 और रेडियस का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा फिर वही बात 49 इंटू 10 की पावर -4। अब ये इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने आपको पढ़ाया कि भैया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम होता है। और अच्छा आगे माइनस का भी साइन आता था। तो अब ये और ये वैल्यू दोनों की दोनों आप यहां पर निकाल के टाइम से, मतलब 0.5 सेकंड से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 1.32। पूरा मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कहा जा रहा है सपोज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबी सोलेनॉइड है हमारी और जिसके हमारे जो लेंथ दे रखी है वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है,
और रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 500 है। ओके, और क्या है, उसके अंदर करंट इतनी है। देखो भाई, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, वो होता है म्यू नॉट एन आई, या फिर बोले तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई, या फिर म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ठीक है। आई करंट कितनी है, 10 साइन ओमेगा टी, तो 10 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू 1000 है, तो 10 साइन 1000 टी, ये मैंने लिख दिया है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सोलेनॉइड की। आपको क्या बताना है, अब आपने उस सोलेनॉइड के अंदर एक सर्कुलर लूप लेकर आए, एक छोटा सा सर्कुलर लूप लाके रखा है, सर्कुलर लूप भी, जिसकी अपनी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ओके, और उस सर्कुलर लूप में आपने 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको चलाया है। तो अब आपको ये बताना है कि उसके अंदर कॉइल बी के अंदर जो करंट आएगी वो करंट कितनी आएगी। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर करंट कितनी आएगी वो बतानी है। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, हमें ये बात मालूम है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, किसका फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है भैया माइनस का डी फाई बाय डी टी, या फिर बोले तो माइनस का डी बाय डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये फिर अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अगर मैं कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये पूरी की पूरी है, लिख देते हैं ना, तो म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल और साथ में 10 साइन 1000 टी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और एरिया, अब मैं ईएमएफ किसका निकाल रहा हूं, छोटे वाले लूप का निकाल रहा हूं, तो उसका जब एरिया लिखूंगा तो आएगा पाई और उसकी रेडियस का स्क्वायर। तो ये 1 सेंटीमीटर को मैंने आर माना है ना, कभी 2 सेंटीमीटर लिख दो, तो यहां पर पाई आर स्क्वायर। ये तो मैंने पूरी की पूरी टर्म लिख दिया ना एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसका आपको क्या करना है, इसी का आपको पूरा का पूरा क्या करना है भैया, डिफरेंशिएशन करना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो जाएगा, देखो क्योंकि सारी की सारी चीजें तो सेम ही है, म्यू नॉट एन 10 एल पाई आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, बस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो जितने भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट एन बाई एल साथ में 10 इंटू पाई और रेडियस का स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाला। तो अब डी बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दूं यार, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, साइन 1000 टी का, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस 1000 टी, और 1000 टी का डिफरेंशिएशन और आगे मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब यहां पर 1000 आगे और मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहां पर आप सारी की सारी वैल्यूज रख सकते हो, देखो 1000 है, म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 रखेंगे, एन की जगह पर 500, एल की जगह पर 1 मीटर हो जाएगा, ये 10 है, पाई की जगह पर 22/7, ये रखोगे, आर रखोगे, ये सब कुछ रख के आपको क्या बतानी है, मैक्सिमम करंट बतानी है ना भाई। ये तो हमारा ईएमएफ आ रहा है ना, तो अगर मैं आपसे बोलूं यार मैक्सिमम ईएमएफ आ रहा है, तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए इस कॉस की वैल्यू को 1 मान लेना। तो ये पूरा का पूरा आप सॉल्व करोगे तो यहां से मैक्सिमम ईएमएफ आएगा, और अगर आप उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करा देंगे तो वहां से आपके निकल कर आएगी मैक्सिमम करंट, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। तो जो भी मैक्सिमम ईएमएफ आ रही है ना, ये टर्म सॉल्व करके उसको जब 10 से डिवाइड कराओगे तो मैक्सिमम करंट आ गई। और हमारी रूट मीन स्क्वायर करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाय √2। तो यहां से जो भी मैक्सिमम करंट आई होगी उसको √2 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द आरएमएस वैल्यू जो कि 197 आएगी। क्वेश्चन तगड़ा था, घबराना नहीं है, बस आपको देखो पूरा तरीका मैंने बता दिया है। यहां से सॉल्व करके देखो, ये सारी की सारी सॉल्व करके हमारा कितना आ रहा है, आई नॉट की वैल्यू 197 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, और आई आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाय √2, तो 197/√2 आपसे पूछा था, और आंसर में दे रखा था अल्फा बाय √2, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 197 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पूछी थी, क्योंकि अल्फा बाय √2 आ रहा है ना, तो हमारा ये आई नॉट ही सॉल्व करके 197 आया होगा। अच्छे से देख लीजिएगा यार इस क्वेश्चन को, है ना, बता दें मुझे कि तुमको ये समझ में आया है या नहीं आया। आगे देखो, अब ये लेंस लॉ के ऊपर सवाल है भाई। हमारे पास 3 सर्कुलर लूप है, बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करने के लिए कि कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट आया। तो ये 3 सर्कुलर लूप आप लेकर आए, और तीनों सर्कुलर लूप में देखो इस तरीके से बोला गया है कि जो पहला वाला C1 वाला है उसके अंदर करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे होगी करंट। और C3 वाला है ना, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है।
C3 वाले में करंट कैसी है, C3 वाले में करंट है भाई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब लाइक दिस। इतना हो गया। आपसे ये कहा जा रहा है C1 के अंदर हमारी करंट एंटी क्लॉकवाइज, C3 में हमारी करंट क्लॉकवाइज है, तो एन इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू C2 विल बी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन कब। अच्छा, अब आप ये चाह रहे हो कि C2 के अंदर भी करंट कैसी है, C2 के अंदर भी करंट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो देखो भाई C2 के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर तुमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक बात समझो, इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला लूप तुम इस C2 के पास लाओगे तो ये C2 उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, अरे C1 में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो C2 क्लॉकवाइज लाके तो अपोज कर सकता है, तो इसलिए C1 को C2 के पास लाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, अब देखो C3 में भी क्लॉकवाइज और C2 में भी क्लॉकवाइज, तो अगर तुम C3 को इसके पास लेकर आओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं दूर लेकर जाऊंगा। इसको जब मैं दूर लेकर जाऊंगा तो यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला लूप दूर जा रहा है, तो ये चाहेगा कि वो दूर ना जाए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अपने अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेकर आएगा। इसको तो मैग्नेटिक फील्ड के तरीके से भी समझ सकते हो, थंब रूल लगा के कि भाई यहां पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए अगर तुम इसके पास लेकर आ रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाके इधर क्रिएट करेगा, और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से इधर है और ये दूर जा रहा है, तो वो कम हो रही होगी मैग्नीट्यूड में, तो उसको बढ़ाने के लिए ये क्लॉकवाइज में लेकर आएगा। इस टाइप से तुम समझ सकते हो। वैसे पहले वाला तुम्हें ज्यादा आसान लगा होगा, तो सिंपल सी बात है, C1 को C2 के पास आना है और C3 को C2 से दूर जाना है, तो C1 मूव टुवर्ड C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2। ऐसे करोगे तो ही आपको सेंटर वाले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट देखने को मिलेगी। अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल सही भाई साहब। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आप देखो, यहां पर एक कंडक्टर है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है और सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम दिख रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रही है 0.1 टेस्ला है। तो बताना है क्या है, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी राइट में कि ये हमारा कंडक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब आप मोशनल ईएमएफ वाले केस में फोर्स की बात हो तो फॉर्मूला हमारा क्या आ रहा था भाई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय रेजिस्टेंस। ये मैंने ऑलरेडी आपको ड्राइव करा दिया, तो बस फटाफट वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। कर लोगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, तो ये 10 की पावर -2। लेंथ कितनी है, कंडक्टर की लेंथ बता दो भाई, 1 मीटर है। वेलोसिटी कितनी है 1.5 मतलब 3/2, और रेजिस्टेंस कितना है भाई 2 है। देख लो तो ये कितना आ रहा है, ये 3/4 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। 3/4 का मतलब 0.75 इंटू 10 की पावर -2, या फिर बोले तो 7.5 इंटू 10 की पावर -3। देख लीजिए, देख लीजिए भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अब इसमें कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी है, 0.4 टेस्ला है, जो कि भाई एक सर्कुलर कॉपर डिस्क जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर आपको आर दे रखी है उसके परपेंडिकुलर है, और अब आपके डिस्क जो है वो घूम रही है इतनी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो बस आपको इतना सा बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में कोई कॉइल आके घूम रही है तो उसका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। यहां पर रेडियस है तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 कर दो, तो अब सारी चीजें बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बी 0.4, ओमेगा की जगह पर 10 पाई, रेडियस हमारी कितनी है 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से सॉल्व करके शायद कितना आएगा, 0. देख लेते हैं, जो भी आएगा 0. हाँ बिल्कुल सही है, 2512 आ रहा है। ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमारे भैया ऑलरेडी टाइप 4 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें टाइप 3 हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे। टाइप 4 मैंने अभी आपको करा दिया है, फैराडे लॉ और हमारा ईएमएफ वाली कहानी। अब टाइप 5 पर और आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे। तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहा है ना, बस आधे पौन घंटे में हमारी बातें पूरी हो जाएंगी। तो अब टाइप 5 देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। टाइप 5 सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बड़े सिंपल सवाल आ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये डायमेंशन ही पूछ ली है ना, तुमसे डायमेंशन ही पूछ ली, 2026 का वह सवाल है। और कई बार फिर आपसे ईएमएफ पूछ लेते हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के सामने, लेकिन मैं बता रहा हूं इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें सब बातें समझ में आ जाएंगी। देखो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अगर मैं मान लो एक ऐसे एक कॉइल लेकर आया बच्चों है ना,
अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हो ये रहा है, और इसके मान लो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, और एक टर्न का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं। अगर इसके अंदर करंट आई आ रही है और वो अगर मैं करंट बढ़ाते जा रहा हूं, तो देखो ये सोलेनॉइड की तरह है ना, और सोलेनॉइड में इस टाइप से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता था, याद है? तो जितनी ज्यादा तुम करंट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से गुजरेंगी, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप से गुजरेंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बढ़ती जा रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात इनडायरेक्टली लिंक्ड है, क्या कि हमारा जो फ्लक्स आ रहा है एक पर्टिकुलर लूप का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहीं ना कहीं करंट के, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रही है, तो फ्लक्स भी करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो टोटल फ्लक्स हमारा एन फाई ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट यहां पर एल है, तो यहां से एल का फॉर्मूला बन गया एन फाई बाय आई। तो यहां पर ये जो आप एल देख रहे हो, ये एल ही होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें ये बात बताता है कि कितना करंट बढ़ाने पर कितना फ्लक्स बढ़ेगा, और याद रखना ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई तुमसे ये कहने लगे कि भैया एक इंडक्टर कॉइल है और उसके अंदर हमने करंट बढ़ा दी, तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा, तो महान ये मत कहने लग जाना कि ये सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगा। भाई ये कांस्टेंट रहेगा। जी हाँ, क्योंकि आई बढ़ाऊंगा तो फिर एन5 बढ़ेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब इंडक्टेंस हमारी करंट पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात ये है कि इसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट इंडक्टेंस की, वो होती है हमारी हेनरी। जी हाँ, और इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अभी जरा आगे सुनो। तो ये असली फॉर्मूला नहीं है, फिर इसका असली फॉर्मूला क्या होगा? देखो एल का फॉर्मूला मैंने बोला एन फाई बाय आई, फाई का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बाय आई। एन मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, या फिर म्यू नॉट कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ इनटू आई इनटू एरिया, और ये डिवाइडेड बाय आई चल रहा है। तो देखो आई से आई कट गया, मैंने बोला था ना करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ, या फिर ज्योमेट्री, या फिर मीडियम, क्योंकि म्यू नॉट आ रहा है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। क्लियर? और कहीं ना कहीं सेल्फ इंडक्टेंस हमारा मास एनालॉग है ऑफ मैकेनिक्स। इलेक्ट्रिक दुनिया में और मैकेनिक्स वाली दुनिया में, तो मैकेनिक्स वाली दुनिया में जो मास काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वाली दुनिया में इंडक्टेंस वही काम करता है। मतलब जैसे कि भाई अगर किसी मास को चलाना है या रोकना है, तो अगर चलाना है और वो अगर मास बहुत ज्यादा, तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली कहानी है। तो सेम उसी तरीके से करंट अगर बढ़ानी है या फिर घटानी है, तो वो इजीली बढ़ पा रही है, घट पा रही है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस डिसाइड कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो, जब हमारा करंट चेंज होती है, किसी कॉइल से अगर करंट जो पास हो रही है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो वो कॉइल भी एक ईएमएफ की तरह काम करती है, एक सेल की तरह काम करती है, और उसका ईएमएफ का फॉर्मूला आता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है ना। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या आ रहा है? टोटल फ्लक्स हमारा एल आई के बराबर आ रहा है। तो यहां पर ये माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्या लिख सकता हूं भाई? एल आई। तो यहां से माइनस का एल बाहर आ गया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला बन गया। तो अगर कोई कंडक्टर में से इंडक्टर कॉइल में से अगर करंट बढ़ रही है, तो देखो ईएमएफ नेगेटिव आएगा, मतलब उसको अपोज करेगा। और करंट अगर कम हो रही है, डी आई बाई डी टी अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ईएमएफ देखो पॉजिटिव आएगा। तो फिर वही बात है, देखो यहां पर लेंस आ गया नहीं आ गया, हमेशा अपोज कर रहा है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस की पढ़ा दी है। अब हम बात करेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बहुत ईजी है फिर, है ना। अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस।
म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब देखो सिंपल सी बात यह है कि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या है कि तुम खुद ही अपने अंदर करंट बढ़ा के तुम अपने अंदर ईएमएफ लेकर आ रहे हो, है ना, मतलब तुम खुद ही कर रहे हो जो कर रहे हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कहानी अलग है ना। आप लोगों से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो सेल्फ इंडक्टेंस से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ ही बच्चे समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिलेट कम कर पाओगे ना तुम। तो फिलहाल तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि दो कॉइल होती हैं, एक तुम हो और ये दूसरी कॉइल जो है ये हमारी पिंकी वाली कॉइल है। ये कौन सी कॉइल है? ये हमारी पिंकी वाली कॉइल है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लो इस वाली कॉइल के अंदर करंट I1 है। अब ये I टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो क्योंकि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो इसके अंदर भी जा ही रही होंगी। तो होता यह है कि इसके अंदर जो करंट में चेंज आएगा उसकी वजह से ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा। समझ रहे हो? करंट दौड़ इसमें रही है, इफेक्ट शो इसमें हो रहा है। ये तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब अगर ये हमारी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स N1 और इसका फ्लक्स ∅1 और इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 और इसका फ्लक्स ∅2, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेकंड वाली कॉइल के अंदर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो पहली वाली करंट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो उसकी वजह से आएगा, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा और यहां पर कांस्टेंट आएगा m का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? भाई सेकंड वाली की बात हो रही है, 1 वाले की वजह से, तो M21 I1। तो यहां से M21 का फॉर्मूला बन चुका है N2 ∅2 डिवाइडेड बाय I1। समझ रहे हो? N2 ∅2 डिवाइडेड बाय I1। इतना क्लियर है? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल अगर लिखना है तो नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड का लोगे, लेकिन करंट तुम पहले वाले की लोगे। क्लियर? फिर वही बात है कि देखो यहां पर मैग्नेटिक, यहां पर ये जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता। वही है ना, I1 बढ़ेगा तो N2 ∅2 बढ़ेगा, करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका अपना असली जो फॉर्मूला आएगा ना M21 का, वो आता है फिर μ0 N1 N2 A/L, उसी तरीके से जैसा मैंने पीछे बताया। अब सेम अगर मैं आपसे बोलता M12 बताओ, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस पहली वाली कॉइल का दूसरे की करंट की वजह से, अगर इसके अंदर करंट I2 है तो वो फिर आप बोलते फॉर्मूला सेम आएगा, μ0 N1 N2 A/L ही आएगा वो भी। इतना क्लियर है? अच्छा एक बात और बताऊं, अगर मैं इन दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस देखता हूं तो इसका फॉर्मूला है μ0 N1 स्क्वायर A/L और इसका फॉर्मूला है μ0 N2 स्क्वायर A/L। तो वहां से एक रिलेशन निकल कर आती है कि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना वो कहीं ना कहीं अंडर रूट L1 और L2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आपके बड़े इजी फॉर्म में ये सॉल्व करा देगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लो। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यार इस पहली वाली कॉइल के अंदर बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ये सवाल आया और बच्चे गलत करके आए। तो देखो जब पहले वाली कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उसके अपने खुद की वजह से अगर मैं लिखूंगा तो माइनस का L di1/dt, अपनी खुद की करंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। फिर अब इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो दूसरे वाले की वजह से भी आ रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पहली कॉइल ड्यू टू द सेकंड कॉइल। और अब सेकंड कॉइल की वजह से अगर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो यहां पर मैं सेकंड वाले की करंट लिखूंगा di2/dt। तो ये हमारा E1 का फॉर्मूला बनता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी मैं तुमको आगे करा था, मैंने यही बता दिया है, इसको जरा तरीके से देख लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो भाई देख लो, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। आओ जरा सवालों पर आ जाते हैं फटाफट। क्या कहा जा रहा है भाई? सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन। अब यार देखो, ये तो तुम कर सकते हो लेकिन मैं करा देता हूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अगर चाहिए तो फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी। फोर्स की डायमेंशन mLT-2, चार्ज की करंट इंटू टाइम, और वेलोसिटी की LT-1 हो जाएगा। यहां पर देखो अब L से L कट गया है ना, L से L लग गए। क्लियर? और अब क्या होगा? तो ये M T, एक सेकेंड, L से L भी लग गया और T से T-1 भी गया, तो ये MT-2 A-1, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। MT-2 A-1 कहां पर है? ML0 T-2 A-1। तो ये देखो थर्ड वाले से मैच कर रहा है। अब ऐसे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोलूंगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मतलब इसमें L2 और ऐड कर दो, तो ML2 T-2 A-1, तो ये फोर्थ वाले से मैच कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2R होता था,
तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं म्यू नॉट की डायमेंशन बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन में एल ऐड कर दो और करंट से डिवाइड करा दो, मतलब एल ऐड कर दूं तो एम एल टी माइनस टू और करंट से डिवाइड करा दूं तो ए माइनस टू हो जाएगा फिर। तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 वाले से मैच कर रहा है। तो 3 4 1 बचा क्या 2। ऐसे इंडक्टेंस की भी तुम निकाल ही लोगे। कैसे? एल का फॉर्मूला फ्लक्स अपॉन करंट था ना, तो फ्लक्स की डायमेंशन हमने निकाली, उसको करंट से डिवाइड करा देना तो आ जाएगी। देखो फ्लक्स की डायमेंशन क्या आ रही थी, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, तो करंट से डिवाइड करा दोगे तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू हो जाएगा। देख लो ये सेकंड वाले से मैच कर रहा है। तो 3 4 1 2 ऑप्शन डी पर है, तो ऑप्शन डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। हुआ? देख लीजिए, बिल्कुल सही भाई। और देखो यही तो सवाल मैं तुमको अभी बता रहा था, मैंने बता दिया है ना। अगर हमारी दो कॉइल हैं, एक में करंट I1 और एक में I2, तो L1 पहले वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस और M12 उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसके अंदर EMF कितना आएगा, तो E1 पूछा था, जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट बताया ये E1 की वैल्यू है ना, माइनस का L1 di1/dt और माइनस का M12, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले वाले का दूसरे वाले की वजह से, तो यहाँ पर करंट di2/dt हो जाएगा। ये बात जिसने ध्यान से सुना उसको बहुत ईजिली समझ में आ गई होगी। और देख लीजिए, कहा जा रहा है इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 10 की पावर 4 है, इस 10 मिली हेनरी, मतलब एल भी दे दिया एन भी दे दिया, और उसको आपने कनेक्ट करा है डीसी सोर्स से, तो भाई 10 वोल्ट भी दे दिया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा ये 10 ओम है भाई, ये 10 ओम है। तो पहले तो अगर मैं निकालूं करंट, तो करंट का फॉर्मूला होता है V/R, तो वोल्टेज भी 10 रेजिस्टेंस भी 10, तो यहां से हमारी करंट आ रही है 1 एम्पियर। कहा जा रहा है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी बताओ जब हमारी करंट 1/E टाइम्स हो जाएगी। देखो करंट अभी 1 एम्पियर है, तो बाद में करंट कितनी हो जाए 1/E टाइम्स हो जाए, तो 1/E टाइम्स मतलब 1/E हो जाए, तो हमारी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। देखो भाई एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पीछे नहीं पढ़ा यहीं पर पढ़ा देता हूं, होता है हाफ Li², है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कॉइल का ये फॉर्मूला होता है हाफ Li²। तो देख लीजिए हाफ, अब तो सॉल्व ही करना है खाली। L इज 10 मिली हेनरी, मतलब 10 की पावर -2, और करंट का स्क्वायर, यार एक सेकेंड, फिर उन्होंने जो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ओके ओके ओके, हाफ Li², करंट का स्क्वायर का मतलब ये 1/E² हो जाएगा, और यहां पर देखो वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई में आएगी तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अब रेडियस दी है क्या? रेडियस भी नहीं दी है। और पाजी कहां फंस गए हम? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, कहीं ना कहीं। यहां पर यार वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अब हम क्या लिखें? एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर व्हेन, एक सेकेंड, एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं, सॉरी एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो यहां पर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही पूछा गया भाई। तो देख लो क्या आ रहा है आंसर। फिर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है अधूरा अधूरा सा, हाफ Li² होता है। देख ले तो यार क्वेश्चन में कोई ऐसा तो नहीं कुछ अधूरी बात दे रखी हो। ये तो देखो इसको इस तरीके से करेंगे ना, क्योंकि इस तरीके से करके आंसर तो फिर पाए वगैरह तो मैच नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर पूरी वैल्यू खोल के रखूँ तो देख लेते हैं, तो ये 1/2, L का फॉर्मूला होता था हमारा μ0n² A/L, है ना, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा I' का स्क्वायर, ऐसे चलेगा, और ये हो जाएगा फिर हमारा वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, हाफ μ0n² A/L,
और आई डैश का स्क्वायर मतलब 1/e² ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एल से एल कट गया, तो यू आ रहा है हाफ म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर एरिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e²। यहां सब आंसर आएगा तुम्हारा। यहां से देखो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। एल्फा आपको निकालना था, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। वही इन्होंने भी किया है ना, एल के देखो वैल्यू रखी है, वही कहानी करी है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर क्या गड़बड़ हो रही है यार, मैं सॉरी यार, इसको दोबारा से करते हैं ना, सॉरी यार, देख लेते हैं एक बार। हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल स्क्वायर। ओ सॉरी, अबे यार, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा मेरे प्यारे बच्चों b²/2 म्यू नॉट होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल स्क्वायर। सॉरी यार, माय बैड, मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया भाई। असल में सेशन उस टाइम इतना लंबा हुआ और उसमें गड़बड़ हो गई, अब उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग मेरा है ना अच्छे स्टेट में नहीं है, मूड और खराब हो रखा था मेरा फिलहाल। तो ये हाफ एल आई स्क्वायर हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला ये है ना। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी आपको निकालनी है, तो वो हमारा हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ आप रखेंगे। तो अब एल की जगह पर एल का फॉर्मूला क्या था भाई, म्यू नॉट एन स्क्वायर a/l, और यहां पर ये आई डैश का स्क्वायर चल रहा है, आई डैश का स्क्वायर चल रहा है, और डिवाइडेड बाय यहां पर ये 2al पहले से चल रहा है। तो यहां पर देखो a से a कट जाएगा और l का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और आई डैश का स्क्वायर मतलब 1/e² डिवाइडेड बाय 2 तो है। अब ये एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि 10⁴ दे रखा है। तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 2 e², और ये 10⁸ हो जाएगा बच्चों। और म्यू नॉट की जगह पर 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2e², 2 2 सा 4 गया। तो यहाँ सब आप देखो ये 2π कितना 20π अपॉन e² आ रहा है। तो 20π अपॉन e² का मतलब 20π अपॉन e² का मतलब अल्फा की जगह पर 20 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, अल्फा की वैल्यू 20 आ रही है। सही है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, हमने थोड़े से गड़बड़ कर दी थी, आंसर सही आ रहा है। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस हमारा क्या ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, बता दिया, हाँ भैया बिल्कुल करता है। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द परमिएबिलिटी, क्या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल करता है। तो ये बात गलत हो गई। सेल्फ इंडक्टेंस हमारा किसी भी चेंज को अपोज करता है, बिल्कुल करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। सेल्फ इंडक्टेंस देखो मास की तरह ही बिहेव करता है मैकेनिक्स के, बिल्कुल सही बात है। क्या कुछ वर्क डन करना पड़ता है सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए? जी हाँ, तभी तो एनर्जी स्टोर्ड होती है, तभी तो हाफ एल स्क्वायर फॉर्मूला आया होगा। तो ये भी बात सही है। तो ACDE मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से इसको देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आके मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। बस लास्ट टाइप हमारा बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इतना इजी सा चैप्टर है, लेकिन भैया यहाँ से हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फ्री के 4 नंबर, और जिसको पढ़ाने में मुझे लग रहा है बहुत से बहुत 15 मिनट भी शायद नहीं लगेंगे। तो जरा तुम इसको तरीके से सुनिएगा, है ना। तो हेडिंग डालो फटाफट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ज्यादातर क्वेश्चन तो इसके इक्वेशन से ही आते हैं, और कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से थ्योरेटिकल वाले भी आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो तुम बना नहीं पाओगे। ठीक है, देख लो भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इक्वेशन दे दी आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ ली, ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। ये देख लो, अभी सब सॉल्व कराऊंगा। पहले जरा तरीके से सुनो, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, समझ रहे। तो अगर जैसे कि यहां पर मैं दिखाता हूं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस टाइप से कुछ आगे चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है और चल x एक्सिस में रही है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो z एक्सिस में ऐसे करके वाइब्रेट कर रही होगी, z एक्सिस में। क्लियर,
मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रही होगी, चल एक्स एक्सिस में रही होगी। मतलब यहाँ पर एक होता ही है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहती है ना, ये दोनों आपस में ऐसे करके परपेंडिकुलर रहती हैं। देख लो, मैं आपको इसको थोड़ा सा 3D व्यू दे देता हूं। ऐसे चमक रहा है, ये होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। देखो ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ट्रांसवर्स वेव होती है, और ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन होती है जनरली a sin ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो जरा समझो, ये वेव चैप्टर की बात है वैसे तो, लेकिन बता देता हूं। यहां पर a हमारा रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वेव है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf। k हमारा ये जो है k, ये हमारा वेव नंबर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। और वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये तो हमें मालूम है, ये पहले भी पढ़ाया है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो पूरा साइन के ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरी की पूरी टर्म आ रही है, इसको हम फेज कहते हैं। अगर एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, जैसे कि यहां पर है ना, अगर एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब अगर साइन ऑपोजिट हो, अगर साइन कैसे हो? ऑपोजिट हो, तो याद रखना वेव जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में मूव कर रही है। और अगर दोनों की दोनों टर्म सेम नेचर की हो, अगर दोनों की दोनों टर्म सेम नेचर की, मतलब यहां पर ऐसा होता ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी भी पॉजिटिव के एक्स भी पॉजिटिव, तो वहां से समझ जाना कि वेव हमारी नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रही है। तो पहली बात, अंदर एक्सिस कौन सा रहा है? एक्स एक्सिस। तो ये वेव बताओ कौन सी एक्सिस में मूव कर रही है? एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, वो भी पॉजिटिव वाले। बस ये तुमको समझना था। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मैंने लिखी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में चल रही है, वो भी पॉजिटिव। ई नॉट उसका क्या है? एम्पलीट्यूड है। अब वो वाइब्रेट कौन से एक्सिस में कर रही होगी? तो आगे लिखा होगा ऐसे करके, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया जे कैप, तो वो वाइब्रेट वाई एक्सिस में कर रही है। अब ऐसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा तो वो आएगी फिर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद रखना, साइन की टर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की होगी, इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए? अब अगर जे में है और एक्स एक्सिस में चल रही है, तो इसको फिर के में ही होना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग करते ही आ रहे हैं शुरू से, है ना, तो ये फॉर्मूला आप याद आसानी से रख लोगे। ई का फॉर्मूला होता है भाई साहब बीसी, समझ रहे हो? ई का फॉर्मूला होता है बीसी, बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सी लाइट की स्पीड, तो वो मल्टीप्लाई करोगे तो ई आ जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो ही ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो सी कैप का फॉर्मूला होता है ई कैप क्रॉस बी कैप। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए। बात समझ में आ गई? मतलब जैसे कि मैं यहां पर दिखाऊं, ई कैप को मैंने जे कैप माना है, ई और बी को मैंने के माना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो आई जे के अगर देखते हो तो देखो जे के जब तक मैं के से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा आई नहीं आएगा ना। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव चलता है, तो जे की के से मल्टीप्लाई कराए तो आई आएगा। तो देखो ये तो हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई एक्सिस मतलब जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस मतलब के कैप। तो जे क्रॉस के जब हम कर रहे हैं तो आई कैप आ रहा है, वो भी प्लस का। इसका मतलब हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है। तो देखो तभी तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है। तो ये सारी की सारी बातें क्रॉस वेरीफाई भी हो रही हैं। बाकी तो क्वेश्चन के साथ सीखोगे आप। अच्छा, कुछ बातें और, लाइट की स्पीड और परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सी का फॉर्मूला होता है हमारा 1/√μ0 ε0। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वैक्यूम ना हो, कोई मीडियम हो, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा 1/√μ0 μr आ जाएगा, साथ में ε0 εr आ जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो C/√μr ε0। अच्छा, C/V होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? लाइट की स्पीड वैक्यूम में और लाइट की स्पीड मीडियम में। तो यहां से अगर मैं C/V निकाल रहा हूं तो हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √μr ε0 आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहीं पर अगर लिखा हुआ देखोगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम है अगर, तो μr की वैल्यू को 1 लिख देना। ठीक है, सारी की सारी बातें एक ही पेज पर मैंने आपको दिखा दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। क्लियर? देख लीजिए,
एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, बस उसका फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए यार, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता यह है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है तो करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर ये फाई जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैंने आपको बता दिया। और बताओ, फिर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देख लीजिए क्या भाई, लास्ट टॉपिक है, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने सारे के सारे जितने भी रेडिएशन है उनको उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर पे हमने उनको बांट दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसमें सेंटर पर तो तुम्हारी आती है विजिबल लाइट, है ना, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर। अब अगर इससे तुम और पीछे चलोगे, है ना, वॉयलेट के अगर और पीछे आओगे तो फिर हमारा आता है अल्ट्रा वॉयलेट। यही तरीका याद रखने का, वॉयलेट से और पीछे आगे मतलब और एक्सट्रीम केस में आगे तो अल्ट्रा वॉयलेट। ऐसे रेड के और आगे चले गए तो फिर वो आ जाता है हमारा इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब अल्ट्रा वॉयलेट के पीछे और आए तो यहां पर आ जाती है फिर हमारी एक्सरे, और एक्सरे के और पीछे आए तो सबसे लास्ट में आती है हमारी यहां पर गामा रे। क्या आती है भैया? गामा रे आती है, गामा रे। और ऐसे इंफ्रारेड के आगे चलोगे तो फिर हमारी आती है यहां पर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और सबसे लास्ट में हमारी आती है फिर रेडियो वेव्स। तो ये ऑर्डर हो गया, ये आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इसी तरीके से। और याद रखना, अब याद रखने का तरीका ये है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि रेडियो वेव के सिग्नल बहुत दूर तक जाते हैं। दूर का मतलब लेंथ ज्यादा, लेंथ मतलब वेवलेंथ ज्यादा। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फिर गामा की वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो अगर मैं इसको इस टाइप से अगर ये ऑर्डर दिखाऊं तो यहाँ पर ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है। अच्छा, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, या फिर बोले तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेवलेंथ अपॉन लैम्डा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने में वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लेफ्ट टू राइट जाने में तो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, गामा की वेवलेंथ कम है, रेडियो की ज्यादा है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ आपकी बढ़ रही है, तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और हमारा एनर्जी का फॉर्मूला h इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एनर्जी भी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेस की और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। ये अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद ये जितने भी मैंने आपको ये वेव्स दिखाई हैं, अगर सवाल आएगा इनके ऊपर तो यही आएगा, हाउ दे प्रोड्यूस एंड हाउ दे यूज, इनका एप्लीकेशन क्या है और इनको प्रोड्यूस कैसे करा जाता है, यही सवाल आएगा। तो ये आपको रटना पड़ेगा, इसके लिए मैंने पूरी टेबल डाल दी है। गामा रेज भाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से प्रोड्यूस होती हैं। यूज कहां पर करी जाती है भैया? ये मेडिकल ट्रीटमेंट और कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करी जाती है। एक्सरेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विद हाई हैवी टारगेट, तो ऐसे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। कहां पर यूज करे जाते हैं भैया? एक्सरे तो तुम समझ गए हो, तो मेडिकल डायग्नोसिस या फिर तुम्हारा हड्डियों का एक्सरे, ये सारी चीजों में यूज करा जाता है। यूवी रेज भाई जब हमारी आयनाइज्ड गैस या फिर कोई लैंप स्पार्क करता है तो उसके अंदर से यूवी रेज निकलती है, जैसे वो वेल्डिंग होते हुए देखा होगा तुमने, तो उसमें से यूवी रेज निकलती है। यूज क्या है भैया? वाटर को स्टेरिलाइज करने में, है ना, वो जो अब आरओ वाले वाटर प्यूरिफायर आता है तो उसके अंदर यूवी रेज का यूज करते हैं, है ना, इसमें यूज करते हैं। आंखों के ट्रीटमेंट के में भी यूज करा जाता है। विजिबल लाइट, तो जब हमारा हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में आके गिरता है, याद है बामर सीरीज, तो विजिबल रीजन में रेडिएशन लाया करता था, तो वो वाला हमारा होता है। और इसका तो यूज क्या है दुनिया को देखते हो, तो विजिबल रीजन का कभी भी तुमसे यूज पूछा नहीं जाएगा। इंफ्रारेड, जितने भी हमारी हॉट बॉडीज हैं या फिर वो बॉडीज जो वाइब्रेट हो रही हैं, तो उसके अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं। कहां पर यूज करे जाते हैं भैया? फॉग या फिर फॉग में या फिर फोटोग्राफी के अंदर यूज करे जाते हैं। माइक्रोवेव्स भाई ये कैसे प्रोड्यूस करे जाते हैं? क्लेस्ट्रॉन ट्यूब या फिर मैग्नेट्रॉन वेल्व, मैग्नेट्रॉन वेल्व, उससे प्रोड्यूस करे जाते हैं। और माइक्रोवेव का काम है भैया रडार कम्युनिकेशन, तुम्हारे एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज करते हैं इसे, और साथ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी अच्छे से पढ़ने के लिए। और लास्ट में आता है रेडियो वेव, है ना, ऑर्बिटिंग या फिर ऑसिलेटिंग सर्किट, ऑसिलेटिंग सर्किट से ये प्रोड्यूस करे जाते हैं। और रेडियो कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, टेलीविजन, तुम्हारे इन सब में यूज करा जाता है। अच्छा, इंफ्रारेड रेडिएशन जो तुम्हारे रिमोट होता है ना, तो रिमोट के जो आगे जो बल्ब होता है उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं। बस इतनी सी बात है। और फटाफट क्वेश्चन पर आ जाओ, 5-6 क्वेश्चन है।
कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दे दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो देखो मैंने आपको बताया था v का फॉर्मूला ओमेगा बाय के होता है, तो टाइम का कोफिशिएंट है हमारा 2 × 10⁻15 और x का कोफिशिएंट है 10⁻7, तो वो k हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 2 × 10⁸। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लाइट की स्पीड इन वैक्यूम अपॉन लाइट की स्पीड इन मीडियम, मतलब c/v। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸, तो ये आ रहा है 1.5। कितना लल्लू सवाल, अभी 2026 में है, बेसिक क्वेश्चन। ये देख लो भाई, रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस करी जाती हैं। ये भाई हमारे जब सर्किट कहाँ गया, सर्किट ड्यू टू रैपिड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वो ऑसिलेटिंग सर्किट की बात हो रही है, ये फोर्स से मैच करेगा। माइक्रोवेव मैंने बताया अभी मैग्नेट्रॉन वेव से। इंफ्रारेड हमारी वाइब्रेशनल मोड्स या फिर हॉट बॉडीज से, है ना, तो ये हो गया 2 से। और एक्सरेज हमारा इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किसी हैवी न्यूक्लियस से टकराता है तो होता है, तो ये हमारा 3rd से। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 कहाँ है भैया, ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल देखो हर साल पेपर के अंदर रखे हुए होते हैं, गारंटी से कह रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर में आएंगे जरूरी है, अच्छे से करके जाइएगा। और देख लो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वाई एक्सिस में है और मूव कर रही है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड की बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड की मैंने पहले क्या बताया कि भाई अंदर का ब्रैकेट कभी चेंज नहीं होगा, तो देख लेना अंदर का ब्रैकेट सबका सेम है भाई, डी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ब्रैकेट ही चेंज कर दिया गया है। साइन माइनस का ही रहना चाहिए, साइन माइनस का ही रहना चाहिए, तो या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब कौन सा वाला होगा ये देख लेते हैं। दोनों सेम है क्या, अच्छा नहीं, देखो ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी y एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है भैया प्लस का j कैप। वेव मूव कर रही है, देखो x इधर है और ये एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वेव मूव कर रही है पॉजिटिव x एक्सिस मतलब i कैप। तो मैंने क्या बताया था भाई i j k, और यहां पर c कैप का फॉर्मूला होता है e कैप क्रॉस b कैप। तो c कैप मतलब i कैप चाहिए, तो और E जो है हमारा J कैप है, तो J की किससे मल्टीप्लाई कराएंगे I है, तो J की K से मल्टीप्लाई कराओगे तो I आ जाएगा। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो K होनी चाहिए, मतलब Z एक्सिस वाली होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, इतना लल्लू सवाल। क्या कहा जा रहा है भाई, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड इन अ मीडियम इज, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम और लाइट की स्पीड इन मीडियम। तो ये c/v पूछा गया आपसे, तो इसका फॉर्मूला मैंने √μr∈r बताया था। तो क्या कहा गया भाई, अगर रिलेटिव परमिटिविटी आपकी कितनी है 2μ0 है, मतलब μr की वैल्यू 2 हो गई। म्यू की वैल्यू, म्यू का फॉर्मूला होता है ना μ0 × μr, तो ये μr की जगह पर 2 आ गया। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी 3 है, तो ये आ जाएगा हमारा रेशियो √6:1, मतलब ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, देख लीजिए। और नेक्स्ट एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि मूव कर रही है भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर सी कैप आ गया प्लस का आई कैप। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, फिर वही बात है ई क्रॉस बी शुड बी इक्वल्स टू सी। तो सी आ रहा आई कैप, तो आई जे के किसकी किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि आई आए, तो जे की के से, मतलब जे की के से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जेड एक्सिस में। ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, अगेन सिंपल क्वेश्चन, देख के घबरा सकते हो लेकिन है कुछ नहीं। पहले बात तो देखो ये हमारा सेम रहना चाहिए, तो ओमेगा टी माइनस z/c, तो प्लस वाला नहीं हो सकता, प्लस वाला नहीं हो सकता, बचा कौन, बी और डी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछ रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बोलूं तो ई का फॉर्मूला होता है बी सी। तो 30 को सी से मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो 30 को इन्होंने भी सी से मल्टीप्लाई करा है, इन्होंने भी कराया है, मतलब ए सॉरी बी और डी की बात करनी है ना, इन्होंने भी कराया इन्होंने भी कराया, तो ये तो बात सेम है। अच्छा एक चीज और भाई, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो करने की जरूरत नहीं, आंसर बी हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, आंसर बी हो जाएगा, देख लो बिल्कुल सही। तो यहां पर आके मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है टाइप 6 पूरे के पूरे हमारे, जिसमें टाइप 1 में मैंने आपको पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दिया,
एम्पियर सर्किटल लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। टाइप 2 के अंदर मैंने आपको मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दिया, रेडियस वाली बात। टाइप 3 के अंदर मैंने आपको फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड टॉर्क पढ़ाया। टाइप 4 के अंदर मैंने फिर आपको फैराडे लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंज लॉ पढ़ाया। टाइप 5 के अंदर मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाया। और टाइप 6 के अंदर मैंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको चैप्टर पढ़ा दिया। बस आप सभी बच्चों से यार ये रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, ये मास्टर जो है, ये मास्टर ने तुमसे ये कह के गया था कि भाई फाइनल रिवीजन में करा दूंगा, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं माना और मैंने तुम्हारे लिए ये सेशन रिकॉर्ड करा है। तो जितने भी बच्चों ने ये सेशन अगर पूरा लगाया है भाई, तुम ही मेरे अपने सगे बच्चे हो, है ना, मतलब प्यारे बच्चे हो, क्योंकि मैंने बोला भी नहीं था और मैंने तब भी तुम्हारे लिए करा और तुमने ये सेशन फिर लगाया, क्योंकि मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि मूड खराब हो गया था यार पूरा लैग सेशन होते होते। और बेवजह मतलब जो सेशन को पूरा पढ़ाने में मुझे 3 घंटे लगते, मुझे टोटल 5.5 घंटे लग गए अब। तो एनर्जी मेरी वेस्ट हुई नहीं हुई, और मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, सॉल्यूशन रिकॉर्ड करने हैं तुम्हारे टेस्ट के। तो भाई अगर मैंने तुम्हारे लिए इतना करा है तो बस मेरी तुम सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल पर अभी के अभी बस सारे के सारे बच्चे ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। ये बटन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे वो कामयाब वाला बटन होगा कि तुम्हें बहुत फ़ायदा देके जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले 4-5 दिनों के अंदर मैं ऐसी ढेर सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ ना भाई इस चैनल के ऊपर, ऐसी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। और अगर मिस हो जाएंगे ना तो भाई मैं बता दूँ JEE मीन्स तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कल रोटेशनल मोशन के। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।